तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, जो हमारी चल रही है राजन सीरीज़। बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लघु स्तरीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं लघु स्तरीय प्रश्न, ये हमें पता है, क्योंकि जब हम मेन चीज़ को सीख लेंगे, मेन कॉन्सेप्ट को हम सीख लेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को करके, तो नॉर्मली हम लघु स्तरीय प्रश्न के बाद हम अति लघु एमसीक्यू वगैरह, बहुविकल्प वगैरह आराम से हम उसको जवाब दे पाएंगे, यानी कि उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे फिर। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों को लिखिए। ठीक है, माहेश्वर सूत्र हमें कितने हैं? कुल संख्या 14 होती है। ठीक है, 14 किस किस तरह से, मतलब इनको नहीं गिनना है, इस तरह से काउंट करना है, ग्रुप में बनाया गया है, यानी कि इनके 14 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसको हमें पढ़ लेना है, याद कर लेना है, जैसे भी है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है बस। क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे इसको और याद कर लेंगे इसको, आंसर को। ठीक है, 14 होती है, ये हमें याद रखना है, ये हमारा एमसीक्यू में पूछ सकता है। संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखने हैं। कैसे? संस्कृत भाषा का महत्व। ठीक है, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ये कह रहा है संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है, अस्ति का मतलब है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एवं व्यवहारम कुर्वन्ति। इसमें इसका क्या मतलब होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, प्राचीन काले सर्वे एवं भारतीय, इनकी प्राचीन काल के सभी भारतीय लोग संस्कृत भाषा का ही, यानी कि संस्कृत भाषा को ही अपने व्यवहार में प्रयोग करते थे, शायद इसका मतलब ये है। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एग्जैक्टली मुझे संस्कृत पूरा 100% नहीं आता है। ठीक है, बट मैं उनको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा हर तरह से। सेंटेंस तीसरा है हमारा, तीसरा वाक्य है सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव संति। ठीक है, इसका मतलब है कि सर्वे प्राचीन ग्रंथा, प्राचीन का मतलब होता है पुराने, ग्रंथ का मतलब ग्रंथ जो लिखे हुए हैं, यानी कि सभी, सर्वे मतलब सभी, जो पुराने सभी प्राचीन ग्रंथ लिखे हुए हैं। चत्वारो, चत्वारो का मतलब हो जाएगा चारों। ठीक है, चत्वारो मतलब चारों। च लिख रहा है ना, च का मतलब होता है और। ठीक है, यानी सभी प्राचीन ग्रंथ, और हमेशा सबसे पीछे ही लगता है उस शब्द के जिससे पहले आने वाला है। ठीक है, यानी कि और चारों वेद। ठीक है, 4 वेद होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ठीक है, इस तरह से, यानी कि कह रहा है सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अस्थि का मतलब होता है, अस्थि का मतलब होता है, और संति का मतलब होता है हैं। ठीक है, हैं। ठीक है, ये होता है इज वाला, इजमान मतलब एक वचन, और ये होता है बहुवचन आर वाला। ठीक है, जिस यानी कि ये कह रहा है प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ की बात कर रहा है, तो संति मतलब हैं। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकताया आधार अस्ति। ये जो है पीछे, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है की आवाज़ निकालता है की, हल्की सी है की आवाज़ निकालता है, आधे है की, एकताया। ठीक है, इस तरह से, आधार, इस तरह से जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। संस्कृत भाषाया, ठीक है, संस्कृत भाषा या, ठीक है, संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न तीसरा। ठीक है, निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो उत्तर हमारा क्या है, गणेशाय मोदक रोचते। रोचक मतलब अच्छे लगना। ठीक है, पसंद करना किसी चीज़ को, तो गणेशाय मोदक रोचते। ठीक है, सेकंड हो जाएगा हमारा, गुरु को नमस्कार है, गुरुवे नमः। ठीक है, इस तरह से, राम पढ़ने के लिए काशी जाता है, राम अध्ययन अध्ययन अर्थ। ठीक है, अर्थ लिख रहा है ना पीछे, अध्ययन अर्थ, अर्थ मतलब के लिए। ठीक है, काशी गच्छति, गच्छति मतलब जाता है, गच्छति मतलब जाता है। इस तरह से हम इसको पढ़ लेंगे। श्याम पित्रा सह अगच्छत, अगच्छत मतलब कि गया। ठीक है, अगच्छत मतलब ये पास्ट में हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि भूतकाल में हो जाएगा। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे तब मैं इसको समझा दूंगा अच्छे से। श्याम पित्रा सह अगच्छत।
ठीक है, श्याम पिता के साथ गया। सह का मतलब होता है साथ, यानी कि के साथ, किसी के साथ जब हम कुछ कार्य करते हैं, कहीं जाते हैं तो सह लगा देते हैं, सह। ठीक है, एक होता है सहयोग, यानी किसी के सहयोग से कार्य करना, यानी कि उसको उसके साथ करना। क्लियर हुआ? लिख धातु का लोट लकार के रूप में लिखिए। ठीक है, ये हमारे लकार होते हैं, इसको बोलते हैं धातु। ठीक है, लिख धातु, धातु किसे बोलते हैं? जैसे वर्ब होती है ना हमारी, वर्ब मतलब क्रिया, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया, तो ये संस्कृत में हम इसको क्रिया ही बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, संस्कृत में हमारी धातु बोलते हैं इसको, तो ये हमारी क्रिया ही होती है, वर्ब ही होती है। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक है, लिख मतलब होता है लिखना। अब हम लिख को किस तरह से लेंगे, लिखना को हम किस तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं सेंटेंस के आधार पर। ठीक है, ये क्या है हमारे पुरुष, पुरुष का मतलब होता है कि मीडियम, मीडियम क्या है, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष में हो जाता है कि फर्स्ट वाला। ठीक है, और सेकंड में, मध्यम में हो जाता है बीच वाला, उत्तम में हो जाता है वो लास्ट वाला। ठीक है ना, इस तरह से। प्रथम में जैसे मैं, ठीक है, मैं हो जाएगा। ठीक है, या फिर प्रथम में वो होगा जो मतलब कार्य को कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट। और मध्यम में ऑब्जेक्ट वाला होगा। ऑब्जेक्ट मतलब कि जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, या फिर कोई बात किसी के लिए कही जा रही है। ठीक है, जैसे कि तुम, दूसरा सेकंड पर्सन हो गया ना वो, सेकंड पर्सन। और उत्तम पुरुष हो जाएगा थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन, यानी कि अभी एक तरह से समझा देता हूँ मैं। जैसे कि ये पास है, ठीक है, पहला। दूसरा थोड़ा दूर है, दूर मतलब सामने है। ठीक है, और तीसरा क्या है, सबसे ज़्यादा दूर है, जैसे कि मैं, तुम पास हो ना, यानी कि आस पास ही हो, मतलब मेरे सामने हो, इस तरह से तुम। ठीक है, उत्तम पुरुष में हो जाएगा वह या फिर वे। ठीक है ना, इस तरह से। और आगे थोड़ा मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी जैसे जैसे ये क्वेश्चन आएंगे उस तरह से बिल्कुल अच्छे से क्लियर करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, अभी इतना ही समझ लेते हैं। अभी एक वचन हो गया। ठीक है, मैं या फिर हम दोनों, यहाँ पर हो जाएगा हम दोनों। बहुवचन के लिए हो जाएगा, अब ये ना वचन है, सिंगुलर, प्लूरल। बहुवचन में हो जाएगा जिसमें बहुत सारे होते हैं, वे सब। ठीक है, इस तरह से हम सब। ठीक है ना, इसमें ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पर अकेला करूँगा वर्क, क्योंकि एक वचन है, और मैं करूँगा तो प्रथम पुरुष होगा। प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, जो उसको कर रहा है, फर्स्ट पर्सन मतलब कि जो मेरे बिल्कुल पास है, मेरे करीब है, जो उसको कार्य कर रहा है, वो होगा प्रथम पुरुष। अगर वो अकेला है तो वो एक वचन में होगा। अगर वो दो हैं, यानी कि मैं के बाद क्या होगा, दो, यानी कि हम दोनों कर सकते हैं, हम दोनों, तो क्या हो जाएगा, द्विवचन। हम सब क्या हो जाएगा, बहुवचन। क्लियर है ना बात? अब मैं मध्यम पुरुष की बात करूं तो एक वचन में क्या होगा, तुम, सिर्फ तुम होगा। ठीक है, द्विवचन में करूं तो तुम दोनों, दो होना तुम। ठीक है, और बहुवचन में करूं तो तुम सब। बहुवचन में दो से अधिक हो गए ना, द्विवचन हो जाएगा दो। द्विवचन उसी तो बोलते हैं जिसमें दो होते हैं। देखो इसमें, देखो इंग्लिश में हिंदी में होते हैं एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में हम तीन पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है, सिंगुलर वाला, एक वचन वाला जिसमें एक ही हो। द्विवचन में होते हैं सिर्फ दो वाले। ठीक है, जैसे हम दो, तुम दो, वे दो, इस तरह से। बहुवचन में होगा दो से अधिक, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, सब बहुवचन में जाएगा, दो से अधिक होगा। ठीक है, इतना हमें समझना है बस। क्लियर बात? मध्यम पुरुष का समझा दिया मैंने, तुम वाला। ठीक है, मैं के बाद आएगा तुम। ठीक है, उत्तम पुरुष में आएगा वह। वह क्यों आएगा, एक वचन है ना, वह। अगर मैं द्विवचन की बोलूं तो वे दोनों या वह दोनों। ठीक है, क्या आएगा, वे दोनों या फिर वह दोनों। क्लियर ना बात? अरे तब हो जा, वे दोनों या वह दोनों।
क्यों? क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं ना। थर्ड पर्सन का मतलब होता है कि मेरे और तुम्हारे अलावा थर्ड पर्सन, क्लियर बात, उसको हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। लिख अब बहुवचन में कैसे होगा थर्ड पर्सन? कोई बोले कि उत्तम पुरुष का बहुवचन बताओ। उत्तम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष में आएगा पहले तो वह। अब इसका बहुवचन क्या कर सकते हैं? वे सब। द्विवचन होगा तो वे दोनों। इतना बात आ रही है समझ में? आगे समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। गम, लिख पढ़ा हमने, लिख का क्या था? लिखना, ठीक है। धातु मैंने बता दी, धातु क्या चीज़ है? धातु क्रिया है, वर्ब है। लिखना, सोना, गाना, पढ़ना, गा और जाना। गच्छ का मतलब हो जाएगा जाना, या फिर गम, गम बोलते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछ लेता है, गच्छतु, गच्छतु का धातु क्या है? गच्छतु का धातु क्या है? धातु क्रिया क्या है ये, मतलब इसकी मेन वर्ब क्या है? गम, इसको गम धातु है ये, गच्छतु का गम है, ठीक है। गच्छतु की धातु गम है, इस तरह से। या फिर ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, गम धातु का उत्तम पुरुष का द्विवचन बताओ, इस तरह से पूछ सकता है। प्रथम पुरुष एक वचन, मतलब कि पुरुष समझ में आ गया, पर्सन समझ में आ गया। पुरुष को बोलते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, पहला पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। क्लियर आया? ठीक है, समझ आ गया। वचन हो गया, एक है, दो हैं, या फिर बहुत सारे हैं। दो से अधिक को हम बहुत सारे बोलेंगे, तीन होगा, चार होगा, सब बहुवचन में जाएंगे। इतना मैं समझना है, ठीक है। इस चीज़ को मैं और आगे क्लियर करूँगा। ये लकार है ना, इसको मैं आगे क्लियर करूँगा। थोड़ा वॉइस आ रहा है, अभी मैं पॉज करता हूँ वीडियो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। देखो, सबसे पहले चीज़ हम समझते हैं कि संस्कृत है एक भाषा, व्याकरण है। व्याकरण का मतलब होता है कि उसको मतलब तरीका, लिखने का या बोलने का तरीका व्याकरण कहलाता है, ठीक है। व्याकरण की परिभाषा यही होती है कि मतलब किसी चीज़, किसी भाषा को लिखने का, बोलने का तरीका ही शुद्ध तरीका, ठीक है, व्याकरण कहलाता है। अगर कोई चीज़ अशुद्ध है तो उसको शुद्ध करना ही व्याकरण कहलाता है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा है, ठीक है, उसका भी व्याकरण होगा। जैसे हिंदी व्याकरण, तो हिंदी भाषा का व्याकरण हो गया। इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर को हम व्याकरण ही कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर यानी कि इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश को यूज़ करना, इंग्लिश भाषा को सीखना ही तो इंग्लिश ग्रामर होता है। उसमें टेंसेज होते हैं, वर्ब, क्रिया वगैरह, ये सब होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए, यानी कि उसका उद्देश्य बताएं संस्कृत भाषा शिक्षण का, ठीक है, कि हम इसको हम सीख क्यों रहे हैं, ठीक है। इसको सिखाने के क्या उद्देश्य हैं? शुद्धाशुद्ध का ज्ञान कराना। शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, ये दो शब्दों से मिलकर बना है शुद्ध अशुद्ध, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध, मैं थोड़ा इसको लिख दूं ताकि समझ में आए, इससे नहीं भाई। शुद्ध, ठीक है, अशुद्ध, इस तरह से, ठीक है। तो इनको मिला के हमने शुद्ध अशुद्ध लिख दिया है। क्लियर है बात? शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान कराना, शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान कराना, ठीक है। यानी कि शुद्ध वाक्य रचना, यानी कि शुद्ध सेंटेंस को, प्योर सेंटेंस को, करेक्ट सेंटेंस को लिखने की जो योग्यता है वो हमें व्याकरण से मिलती है। ये बात समझ में आ गई। संस्कृत भाषा की संश्लिष्टता का ज्ञान कराना। संस्कृत भाषा की संश्लिष्टता का मतलब क्या है? इस वर्ड को सर्च करना, इसका क्या मतलब है, यानी कि संस्कृत भाषा की संश्लिष्टता का ज्ञान कराना, ये हम समझ में आ गए, ठीक है। भाषा का पूर्ण अधिकार प्राप्त करने योग्य बनाना। भाषा का पूर्ण अधिकार मतलब मुझे ये भाषा अच्छे से आती है, ये कहने के लिए, ये कहने का योग्य बनाना, ये ग्रामर का काम है, ठीक है। अगर हम कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो भाई, कुछ गलत सेंटेंस बोल देंगे तो फिर कहाँ ही हमें ज्ञान होगा उस चीज़ का, ठीक है। तो ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा अगर हम इसको सीख लेंगे, व्याकरण को, संस्कृत भाषा को, ठीक है। शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान कराना। शब्द के कितने रूप होते हैं, जैसे अभी हमने धातु वगैरह में पढ़ा है तो वो शब्दों के ही रूप हैं, ठीक है। क्रिया के साथ हम पढ़ रहे थे, और भी सब्जेक्ट्स वगैरह के साथ पढ़ते हैं। छात्रों को संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्व से परिचित कराना, ठीक है। संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्व यानी कि संस्कृत भाषा में जो चीज़ है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उन सबको परिचित कराना है कि संस्कृत भाषा में कब क्या चीज़ यूज़ होनी है। जैसे कि हम इंग्लिश में सीखते हैं, हिंदी में सीखते हैं, ठीक है, तो उसको हम कब कहाँ यूज़ करना है,
उसको ही बोल रहा है कि ध्वनि तत्व से परिचित कराना, छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास कराना, ठीक है, उसकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना, बस इतना ही है। व्याकरण का मतलब यही तो होता है कि हम भाई कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, किसी चीज़ को कुछ लिख रहे हैं तो कहाँ सही लिख रहे हैं, कहाँ गलत लिख रहे हैं, किसी चीज़ की पहचान कराना ही हमारा क्या है, व्याकरण का काम है। अब ज़रूरी नहीं तुम इन सातों सेंटेंसों को लिखो, ठीक है, कुछ अपनी तरफ से भी वाक्य लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अगला पढ़ते हैं। संस्कृत शिक्षण में ऑडियो या वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए, ठीक है। अब संस्कृत शिक्षण में ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा को जब हम सिखाते हैं किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में, तो उसमें ऑडियो वीडियो क्लिप का मतलब जैसे कि ऑडियो सुनकर या फिर सुनाकर, ठीक है, ऑडियो के थ्रू या फिर वीडियो क्लिप के थ्रू। वीडियो मतलब जैसे उसमें चलाकर, स्मार्ट स्लाइड पे चलाकर, स्मार्ट बोर्ड पे चलाकर उसको बोल रहा है कि उसकी हेल्प से हम किस तरह से शिक्षण में मतलब उसका यूज़ कर सकते हैं। वीडियो क्लिप का महत्व क्या है, ठीक है। संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व, इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है। बड़ी लाइब्रेरी का मतलब है कि उसमें बहुत सारे डेटा को जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे बुक्स, अब मेरे पास क्या है, स्क्रीन है ना, मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ है, ठीक है, मेरे पास एक पीडीएफ है, मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास पीडीएफ है, मैंने फ़ोन में डाल ली, इसको छोटा सा ही पार्ट इसने लिया है ना। मेरे पास कई सारी और भी पीडीएफ हैं इस तरह से। तो ये क्या है, मेरा काम आसान हो गया ना कि मैं इसमें देख के पढ़ सकता हूँ या पढ़ा सकता हूँ किसी को। यही चीज़ है इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं कि लाइ बहुत कुछ सामान है। लाइब्रेरी का मतलब है कि बुक्स, ठीक है, लाइब्रेरी को हम मान सकते हैं बुक्स के बारे में बोल रहा है। जैसे मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, तो उसी का बोल रहा है कि लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है। जैसे अब लाइब्रेरी स्कूल कॉलेजेस की होती है, बड़ी-बड़ी लाइब्रेरी, जगह चाहिए उनको, है ना, ओरिजिनल होती हैं। अब फ़ोन में क्या छोटी सी लाइब्रेरी हम बना के इसको डाल सकते हैं। वीडियो क्लिप के थ्रू इस जो स्मार्ट बोर्ड पर हम शो कर सकते हैं, वही चीज़ बता रहा है बस छोटा-सा। इसमें भंडारण हेतु कम स्थान चाहिए, यानी कि जो हम चीज़ को रख रहे हैं उसमें कम स्थान लगता है। ये सस्ती पड़ती है जब बहुत अधिक संख्या में बनाई जाती हैं। इस पर पहुंचना सरल होता है, इससे मनपसंद सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। सीखने वाले की यानी कि जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो बच्चों को मतलब उनका प्रोडक्शन मतलब कि लाइक और बच्चे इस के थ्रू आ सकते हैं कि हाँ भाई, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सिखा रहे हैं, वीडियो क्लिप के थ्रू। एक होता है ना कि स्मार्ट क्लासेस भी चलती हैं हमारे स्कूल में, तो ये कहने वाली अच्छी बात है कि हाँ भाई, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू, स्मार्ट क्लासेस मतलब स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं हमारे स्कूल में, ये वीडियो के थ्रू, है ना। तो ये मतलब उत्पादकता ही तो बढ़ाएगी, यानी कि बच्चों को बढ़ाएगी उसमें एडमिशन लेने में, यानी कि सीखने के लिए संस्कृत भाषा, ठीक है। इसमें छात्रों की कोर्स की सामग्री के साथ अंतःक्रिया की भी व्यवस्था होती है। ये कह रहा है कि छात्र की कोर्स की सामग्री होती है, अंतःक्रिया की व्यवस्था होती है, यानी कि इसके अंदर जो वर्क होता है वो सब होता है, जैसे कि लिखना, मिटाना, ये सब। थोड़ा यही समझाने की कोशिश कर रहा है छात्रों की सामग्री के अंदर। इसमें प्रतिपुष्टि तत्काल मिलने की व्यवस्था है। प्रतिपुष्टि तत्काल मिलने की, प्रतिपुष्टि का मतलब क्या है? प्रतिपुष्टि, थोड़ा ये हिंदी वर्ड है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। स्वचालित फ्रेम स्टॉप की व्यवस्था है। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक स्वचालित फ्रेम स्टॉप की व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था है। ऑटोमेटिक मतलब कि वो चल जाता है, ऑटोमेटिक ही हम उसको मतलब, कहने का मतलब ये है कि जैसे उसको हम ऑटोमेटिक ही चला सकते हैं, ऑटोमेटिक ही हम उसको बंद कर सकते हैं, इस तरह से बोल रहा है। मास्टरी अर्जित करने हेतु पुनरावृत्ति सुविधा है, ठीक है। डिस्क के विभिन्न अंशों तक फॉरवर्ड बैकवर्ड क्रिया द्वारा पहुंचने की सुविधा है, यानी कि पहले डिस्क के अंतर्गत सॉरी डिस्क के विभिन्न अंशों तक फॉरवर्ड बैकवर्ड क्रिया द्वारा पहुंचने की। ये कह रहा है कि जब हम वीडियो क्लिप चलाते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बटन होता है ना, आगे करना, पीछे करना, उसको आगे भगाना, पीछे भगाना, इस तरह से वही चीज़ बोल रहा है, आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। वह घर से विद्यालय जाता है। से, वह मतलब से, गृहात् विद्यालयम गच्छति। तुम दोनों युवाम, ठीक है, तुम दोनों। अब मैं पूछूं तुम दोनों, इसका मतलब हो गया युवाम, संस्कृत पढ़ते हो पढ़ता है, ठीक है। अब जैसे कि तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों का कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, तुम दोनों में कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, ये तो मैंने हिंदी में बोला, लेकिन ये इससे पूछेगा संस्कृत ये देकर, ठीक है, संस्कृत वर्ड देकर पूछेगा, संस्कृत शब्द देकर पूछेगा। युवाम जो शब्द है यह
किस धातु का है, ठीक है, और किस वचन का है और किस पुरुष का है, तो इस तरह से हमें बताना होता है, ठीक है। तो इसका वचन बताओ कौन सा है। तुम दोनों की बात हो रही है, तुम मतलब सेकंड पर्सन होगा, दोनों मतलब द्विवचन होगा। क्लियर है बात। तुम दोनों। लड़के मैदान में खेलते हैं, बालक क्रीड़ांगने, क्रीड़ांगन, क्रीड़ा, क्रीड़, 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 क्रीड़ मतलब खेलना या फिर खेल। आंगन, आंगन लिख रहा है ना इसमें, क्रीड़, क्रीड़ा आंगन, क्रीड़ांगने, ठीक है। क्रीड़ांगने क्रीडंती, क्रीड़ का मतलब होता है खेलना, ठीक है, खेलने का आंगन, क्रीड़ांगन, ठीक है। राम, राम है रामपुर निवसती, राम नामपुर में रहता है, राम नामपुर में रहता है। इस तरह से हम इसका बना देंगे संस्कृत। थोड़ा देखो कॉम्प्लेक्स है, स्टार्टिंग में तो कॉम्प्लेक्स लगेगा ही जब हम पढ़ रहे हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स ही रहे। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, देखो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। आई थिंक हमें खुद से भी पढ़ना चाहिए। संस्कृत शिक्षण में अब देखो मैं नॉर्मली पीडीएफ सॉल्व करा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ हो रही है ना, ताकि थोड़ी हेल्प मिल जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए इस चीज़ को समझने की, हाँ भाई क्या चीज़ किस तरह से यूज़ हो रही है इसमें। अगर ऐसा कुछ होता कि हाँ भाई स्टार्टिंग से ही हमें ABCD से लेकर XYZ तक हमें सीखना है, लाइक जैसे क्लासेस होती हैं, वो चीज़ अभी मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, इसके लिए सॉरी। लेकिन जितना मेरा 100% देने की क्षमता होगी वो मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। संस्कृत शिक्षण में क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरण कौन कौन से होते हैं। दृश्य का मतलब होता है देखना, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, उपकरण यानी कि, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के एक एक उदाहरण। दृश्य साधन, श्रव्य साधन। दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य मतलब वे साधन जिन्हें देखकर बालक शीघ्र सीखने की सहायता, सीखने में सहायता प्रदान करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। ये दृश्य साधन है जिसके मतलब एक हो गया ना, जैसे श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड बोल रहा है, लपेट श्यामपत्र, श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट, जो मतलब एक होता है चार्ट बोलता है जिसको, जिसके चार्ट बोलते हैं, चार्ट होता है ना ब्लैक चार्ट, इस तरह से ब्लैक चार्ट, और उसको हम लपेट के रख भी लेते हैं, उसी को बोल रहा है लपेट श्यामपट्ट। मानचित्र हो गया, ठीक है, मैप हो गया, मॉडल हो गया, कुछ मॉडल है, चित्र, चार्ट, फलालेन, ठीक है, पट्ट, प्रतिरूप, कॉपी या किसी चीज़ का मॉडल, ठीक है, आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि किसी चीज़ को देखकर हम जब सीखते हैं तो वह हमारा दृश्य साधन कहलाते हैं, जैसे स्कूल वगैरह में या कहीं भी हमें देखने को मिलता है। अब ये शिक्षण, संस्कृत शिक्षण में ही क्या, हर जगह ही है ये तो, है ना। श्रव्य साधन मतलब कि उसको सुनकर किसी चीज़ को, श्रव्य साधन वे साधन जिन्हें सुनकर पाठ्य वस्तु समझने में मदद मिलती है, जैसे टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फ़ोन। लिंगवा फ़ोन, आई थिंक लिंगवा फ़ोन वो होता है जैसे कि किसी चीज़ को हम कन्वर्ट करके सुनते हैं, लाइक लिंगवा फ़ोन यही हो गया, लैंग्वेज वगैरह को सुनने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। टैप रिकॉर्डर हो गया, जिससे ऑडियो वगैरह चलाकर सुनते हैं। शुद्ध उच्चारण है, आदर्श वाचन के लिए ये नितांत उपकरण उपयोगी है। आदर्श वाचन जब हम किसी चीज़ को स्पीच देते हैं किसी को, तो वो आदर्श वाचन कहलाता है, ठीक है। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण मतलब प्योरिटी से हम उसका पंक्चुएशन कर रहे हैं, ठीक है, उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। नितांत उपयोगी है। तुलनात्मक वाचन के अंतर को जानने के लिए टेप से बहुत सहायता मिलती है। तुलनात्मक वाचन के अंतर को जानने के लिए टेप से मतलब कि किसी चीज़ को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको धीरे धीरे सुन सकते हैं, उसके डिफरेंस को जान सकते हैं। हाँ भाई वो क्या चीज़ बोल रहा है, क्या चीज़ गलत बोल रहा है, क्या वो सही बोल रहा है, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है तुलनात्मक वाचन के लिए, ठीक है। कभी कभी आकाशवाणी यानी अनाउंसमेंट बोलते हैं जिसे, आकाशवाणी करने के लिए टीवी पर भी संस्कृत नाटकों, देववाणी कार्यक्रम आदि का प्रसारण अभिभावकों को प्रेरणा देने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। इतना हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या लिख रहा है क्या नहीं, ये हम मतलब समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये भी उपकरण है। आई थिंक मेरे कहने का ये मतलब है कि अब देखो हर बार मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि ये सब थ्योरी है, ठीक है, थोड़ा समझ लेंगे, पढ़ लेंगे खुद से तो हमें और अच्छे से आसानी होगी। मैं बस थोड़ा पढ़ पढ़ के तुम्हें बता रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम बढ़ रहा है बस वीडियो को, और कुछ नहीं है। वे द्रव्य और श्रव्य, जिसमें देखने और सुनने की उपकरण जो होती हैं एक साथ, जैसे टीवी हो गया, है ना, शैक्षिक चित्रण नाटक, उस पर टीवी पर फ़िल्म वगैरह चलती हैं, फ़िल्म स्ट्रिप वगैरह, वीडियो वगैरह उस पे, तो उसमें आवाज़ भी आएगी टीवी में, नॉर्मल सी बात है। तो वो सुनने के लिए हो गया, देखने के लिए उसमें चलचित्र जो पिक्चर्स चलती हैं टीवी के अंदर, वही इतना आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना।
पढ़ने के बाद आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं? आदर्श वाचन अभी इस क्वेश्चन में इससे ऊपर वाले में आया था ये वर्ड। आदर्श वाचन का मतलब हो गया स्पीच, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं मोटिवेशनल स्पीच। इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्पीच दीजिए मुझे, ठीक है ना, टीचर्स जैसे स्पीच देते हैं फिर कॉलेजों में, स्कूलों में, ठीक है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन से आप क्या समझते हैं? देखो, दो एक क्वेश्चन हो गया आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं, या फिर इस तरह से पूछ सकता है आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन वो होता है जैसे कि पढ़ लेते हैं, ठीक है, शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। यानी कि जब कोई शिक्षक हमें, टीचर कोई हमें, अध्यापक हमें स्पीच दे रहा है तो वो हमारा आदर्श वाचन कहलाता है, ठीक है। यानी मोटिवेशन कर रहा है ना वो हमें, मोटिवेटेड स्पीच दे रहा है, मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, आदर्श वाचन कहलाता है। क्योंकि यह बालक हेतु वाचन का आदर्श रूप में होता है, यानी कि जब वो, क्योंकि वो मतलब हाँ, बच्चों के लिए होता है, ठीक है, बच्चों के लिए स्पीच होती है जो आदर्श रूप से होती है, मोटिवेटेड रूप से होती है, मोटिवेशनल होती है, ठीक है, बच्चों की हेल्प के लिए होती है। अतः शिक्षक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखते हुए तो वाचन करना चाहिए। यानी कि सुंदर वाचन है, अच्छी बातें हों उसमें, ठीक है, बच्चों की हेल्प के लिए, जिससे उन्हें सहयोग मिले, जिससे बालक को वाचन हेतु उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो, वही बात बोल रहा है, ठीक है। यदि अध्यापक द्वारा किए गए वाचन में त्रुटियां रहती हैं, मैं थोड़ा इसका यूज़ करता हूँ, देखते हैं इसको कैसे, क्या बोलते हैं इसका, हाईलाइटर बोलते हैं ना, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं थोड़ा। अरे यार, वाचक, अरे क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये हाईलाइटर तो वाचक के घटकों का ध्यान नहीं रखा जाता है उसे आदर्श वाचक नहीं कहा जाएगा। कह रहा है कि वाचक के घटकों, वाचक के घटक मतलब यही तो होगा, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। भाई गलत बातें होंगी तो वो हमारा आदर्श वाचक थोड़ी होगा, ठीक है। यानी कि मोटिवेशनल स्पीच थोड़ी ना होगी जब गलत चीज़ें होंगी उसके अंदर, स्पीच के अंदर। शिक्षक द्वारा किए गए वाचन का आदर्श वाचन इसलिए कहा जाता है अध्यापक वाचन में कोई त्रुटि नहीं करेगा, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। अनुकरण वाचन और आदर्श वाचन, आदर्श वाचन शिक्षकों का ही क्यों कहा गया है ना। आदर्श मतलब कि वो आदर्श, आदर्श बातें कहते हैं, फिर अच्छी बातें कहते हैं, वो कभी गलत नहीं कहेंगे, इस तरह से है ना। वही चीज़ बोल रहा है कि इसलिए कहा जाता है कि अध्यापक वाचन में कोई त्रुटि नहीं करेगा, वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए ही वास्तव में बालकों के सामने आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा, ठीक है ना। क्लियर बात है, बहुत अच्छी बात बोली है इसने, है ना। अब अगला पॉइंट है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन जो छात्रों द्वारा बोला जाता है, ठीक है, इसे अनुकरणीय वाचन कहते हैं। इसमें छात्र शिक्षक द्वारा किए गए वाचन, इसमें छात्र शिक्षक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार अनुसार वाचन करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो उन्होंने बोला है, टीचर्स ने जो हमें आदर्श वाचन बोला है, हम उसको हम रिपीट कर सकते हैं या फिर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसे ही हम अनुकरण वाचन कहलाते हैं, अनुकरण, ठीक है। अनुसरण का मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है। अनुकरण मतलब उनके जैसा करना। व्यक्तिगत वाचन, समवेत वाचन, ठीक है। अनुकरण वाचन दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल स्पीच, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, समवेत वाचन, ठीक है। व्यक्तिगत वाचन, समवेत वाचन, समवेत का आगे कोई मीनिंग होगा तो समझा देंगे इसको, ठीक है। अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं? अनुकरण वाचन क्या हो गया? छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन जो शिक्षक के आदर्श के वाचन के बाद किया जाता है, ठीक है। सहस्वर वाचन उचित लय के अनुसार सुंदर व शुद्ध रूप स्वरूप स्वर के साथ पढ़ा जाए, अनुकरण सहस्वर वाचन कहलाता है, ठीक है। अनुकरण वाला ये था, छात्रों द्वारा किया जाता है जो शिक्षक के बोलने के बाद, ठीक है। स्वस्वर मतलब उचित लय के अनुसार, यानी कि जब उसको अच्छे तरीके से बोलते हैं, बस इतना हमें ध्यान रखना है। संस्कृत में गद्य की पाठ योजना बनाते समय आप क्या ध्यान में रखेंगे? संस्कृत में गद्य की पाठ योजना बनाते समय गद्य, गद्य का मतलब होता है पैसेज, ठीक है, या फिर पैराग्राफ, ठीक है। जैसे कोई कहानी है, उसका छोटा सा पैराग्राफ होता है ना, उसको ही हम गद्य बोलते हैं, ठीक है। पद उसे बोलते हैं, जैसे कि पैसेज हो गया, है ना, पद पैसेज को बोलते हैं। जैसे कि कोई कविता हो गई या कोई दोहा हो गया, कविता की 4 लाइन हमारी पैसेज कहलाएँगी, ठीक है। उसके अगली दूसरा पैसेज हो जाएगा, इस तरह से। या पैराग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। संस्कृत में गद्य की पाठ योजना बनाते समय गद्य शिक्षण का महत्व ध्यान में रखना आवश्यक है। गद्य शिक्षण का महत्व इस प्रकार है, गद्य के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को शीघ्र और सही रूप में सरलता से ग्रहण किया जा सकता है। शौक हर्ष आदि भावों का एक दूसरे से सम्मुख रूप से, इसको सबको पढ़ना भाई, देखो पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा।
मैं थोड़ा समझा देता हूँ। गद्य शिक्षण ये हो गया हमारा गद्य शिक्षण ज्ञान बुद्धि का एक सफल साधन है, यानी कि शिक्षण ज्ञान बुद्धि का साधन है गद्य, ठीक है। गद्य शिक्षण द्वारा बालक को कम समय में अधिक पढ़ने समझने का अभ्यास कराया जा सकता है, ठीक है। गद्य शिक्षण द्वारा विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराया जाता है। बालकों में शब्दकोश में वृद्धि गद्य शिक्षण द्वारा ही होती है, ठीक है। उनकी जो शब्दकोश मतलब वोकैबुलरी, किस वर्ड वर्ड का क्या मीनिंग है, किस शब्द का क्या मीनिंग है, वो वही शब्दकोश है, ठीक है। गद्य शिक्षण से बालक को पठन कला के योग्य बनाया जा सकता है। देखो नॉर्मली हम किसी चीज सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसको हमें अपने रूप में, अपने तरीके से बोलने का तरीका मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, तो हम आसानी से उस चीज़ को लिख पाते हैं, ठीक है ना। गद्य शिक्षण से बालक क्रियाशील बनते हैं, ठीक है, एक्टिव होते हैं, उस मतलब कि तरह तरह के गद्य लिख सकते हैं, वो भी नॉर्मली बात है, ठीक है। ये कहने का मतलब है गद्य शिक्षण से बालकों के स्वस्थ प्रवृत्ति का विकास होता है, ठीक है। ये सब पढ़ लेना इसको, लाइन्स जितनी भी हैं। अगला क्वेश्चन, अनु व अव उपसर्ग से बने दो शब्द लिखिए, ठीक है। अनु उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले शब्द के आगे लगता है, ठीक है, यानी कि शब्द के आगे जो पहले लगता है, ठीक है। चलो ऐसे ही समझा देता हूँ। अनु उपसर्ग, उपसर्ग, ठीक है। एक होता है प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग, क्लियर है ना बात। एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्रेफिक्स इंग्लिश में, इसको बोलते हैं हम सफिक्स, क्लियर है बात इंग्लिश में। ऊ पहले आता है, पै पहले आता है, ये बताओ। ऊ पहले आता है ना, हिंदी वर्णमाला में जब हम देखते हैं तो ए आ ई ऊ इस तरह से, पै बाद में आता है ना, पैपल पैपल तक इस तरह से सबसे लास्ट में आता है, आई मीन, ठीक है। तो ऊ पहले आता है, ऊ मतलब का जो पहले शब्दों में लगता है, यानी कि जो शब्द के पहले लगता है, ट्रिक बता रहा हूँ मैं जस्ट, ठीक है। उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, पै मतलब जो पीछे लगता है यानी बाद में लगता है। अनु उपसर्ग से दो शब्द, अनुचर है, अनुकूलम, ठीक है, अनुशील, कुछ भी लिख सकते हैं, अनुकंपा, इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनुसरण, अनुचरण, ठीक है। और ऊपर भी हमने पढ़ा था अनुकरण, इस तरह से, ठीक है। तो ये अनु वाले और अव उपसर्ग से बने दो शब्द, अवतार, अवतरित, अवमान, अवमानना। तो ये थोड़ा संस्कृत में शब्द बनाने हैं हमें, ये हमें याद रखना चाहिए, ध्यान रखना है। संस्कृत में पूछ रहा है क्योंकि संस्कृत के दो दो शब्द। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। तव्यत एवं कत्वा, कत्वा, आधक के, आदत्य व आ, कत्वा, ठीक है, आधक है, ठीक है। प्रत्यय लगाकर शब्द संस्कृत के दो दो, ठीक है। कत्वा प्रत्यय लगाकर संस्कृत के दो शब्द, गत्वा, ठीक है, ग्रहित्वा, ठीक है। इसने क्या यार, कत्वा प्रत्यय लगाकर संस्कृत के दो शब्द, गत्वा, ग्रहित्वा, इसने सिर्फ ये वाला बताया इसने, ठीक है। तो यार अच्छा, ये इसी का ही रूप होगा शायद, ठीक है। निम्नलिखित शब्द संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखी है, ठीक है। गोधूम, गोधूम हो गया, गोधूम का होता है गेहूँ। तक्रम, मट्ठा जिसे हम छाछ बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं, ठीक है ना। दाक्ष, द्राक्षा, द्राक्षा, देखो हिंदी एक ऐसी चीज़ है, देखो वाकई में हिंदी हार्ड होती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम बोल नहीं पाते हैं, रियल मीनिंग नहीं पता होता है हमें उसका। तो हिंदी सबसे हार्ड लैंग्वेज होती है, लेकिन जो हम शुरू से बोल पा रहे हैं ये हमारी मातृभाषा होने के कारण है, ठीक है। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब ये कोई बोलेगा दाक्षा, ठीक है, द्राक्षा, तो ठीक से नहीं पढ़ पाएगा इसको। यही हमारा एक मेन चीज़ है कि हम अपनी हिंदी मातृभाषा को ठीक से बोल पाएँ, यही हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है। कदली फलम, केला को बोलते हैं कदली फलम, ठीक है। बदरी फलम, बेर को बोलते हैं। देखो कदली मतलब केला, बदली मतलब बेर, ठीक है। लोचन, आँख को बोलते हैं। नेत्रम भी बोलते हैं, चक्षु भी बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है ना। चक्षु का मतलब भी नेत्र ही होता है, आँख होता है, ठीक है। तो ये भी संस्कृत वर्ड ही है, आँख बोलते हैं। लोचन, ठीक है, लोचन को। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ठीक है। वृक्ष पर तीन पत्ते हैं, वृक्षे त्रियम पत्रम अस्ति, ठीक है। वृक्षे त्रियम पत्रम अस्ति, क्लियर बात। अब अस्ति मतलब है, और हैं, ये मत कहना कि हैं के बाद हमने संधि क्यों नहीं लगाया, ठीक है। ये थोड़ा, क्योंकि ये क्या है हमारा वृक्ष सिंगुलर है ना, ये तो सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग लगा है। वह विद्यालय जाता है, सह
विद्यालयात आगच्छति, ठीक है। राम के पास 2 फूल हैं, इसका हो जाएगा रामेषु द्वि पुष्पम अस्ति, ठीक है। राम ने रावण को मारा, राम रावणम अहनत, ठीक है। अहनत, देखो ये जो ना ये क्या होता है, हलंत होता है ना, हलंत बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। आई थिंक शायद मैं सही हूँ, इसको विसर्ग बोलते हैं, इसको हलंत बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं काम करता हूँ, अहम कार्यम कुर्म, ठीक है। बालिकाएं पढ़ती हैं, छात्रा पठन्ति, ठीक है। पठन्ति आ गया ना, बालिकाएं प्लूरल में हमारा सब्जेक्ट है, अंति लगा दिया हमने, ठीक है। अगर एक वचन होता बालिका पढ़ती है तो हम लिखते छात्रा पठती। तो गृहम गच्छता है, ठीक है। वे दोनों, तो का मतलब हो जाएगा वे दोनों घर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कुंजर, दाढ़ी में, इनकी हमें हिंदी मीनिंग लिखना है। खगा का हो जाएगा पक्षी, ठीक है, खगा पक्षी। कुंजर का हो जाएगा हाथी। कुंजर का थोड़ा मैं एक कुंज बिहारी कुछ करके होता है ना, क्या है वो, आरती है शायद गणेश जी की, जय गणेश जय गणेश, मेरे को याद नहीं है, लेकिन कुंज बिहारी करके है ना शब्द, तो ये कुंज उस तरह से हम याद रख सकते हैं, कुंज बिहारी। हाथी गणेश जी का हाथी का है ना, तो कुंज का मतलब वही है, ठीक है। कुंज बिहारी मेरे को वाकई में याद नहीं है, आरती जो है गणेश जी की, तो उसमें देखना कुंज बिहारी नाम से आता है ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, इस तरह से। अरे आई डोंट नो रियली, ठीक है। दाढ़ी में अनार, दाढ़ी में हो जाए अनार। सरसी जम, कमल। पीपलिका, पीपलिका का मीनिंग हिंदी हिंदी मीनिंग चींटी है, ठीक है। अश्व, अश्वता, अश्वत्व। अब इसका अश्व मतलब घोड़ा होता है, लेकिन घोड़ा मत लिख देना, ठीक है। अश्वत्व, अश्वत्थ, 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 अश्वत्थ लिख रहा है, अश्वत्थ। पीपल, काफ़ी संस्कृत भी बहुत हार्ड है भाई पढ़ना। गोधुमा, गेहूँ। नकुल है, ठीक है, नेवला। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा संधि भी पढ़ लेते हैं। देखो जनरली जो ना हिंदी और संस्कृत सेम ही होती है, थोड़ा संस्कृत में वैसी चीज़, मतलब आई मीन ग्रामर तो सेम ही होती है हर जगह, ठीक है। हिंदी और संस्कृत की ग्रामर सेम है, ठीक है। दीर्घ संधि, जैसे संधि किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। यदि ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री के बाद क्रम से ए ई उ री आए, ठीक है, इसको री बोलते हैं, तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ वर्ण हो जाता है, उसे ये दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है। इसे 4 प्रकार से समझा जा सकता है। क्लियर है बात। ए आ, यानी कि ए और आ के साथ अगर ए लग रहा है तो वो, अच्छा, ए और आ के साथ ए और आ बन रहा है ना, तो वो आ बनेगा, ठीक है। और ऊ के साथ ऊ बन रहा है तो ऊ बनेगा। यही बात है कि मतलब ई को अगर मैं ई के साथ मिला दूँ तो बड़े बड़े का ही बनेगा ना, ये यही तो बनेगा भाई, ये थोड़ी ना बन जाएगा। अब ई, छोटा ई, देखो छोटा ई प्लस छोटा ई क्या हो गया, सॉरी छोटा ई, ठीक है, ठीक है, बड़ा बड़ा ही हो गया ना, तो ये दीर्घ, जो बड़ा होता है ना, बड़ा मतलब दीर्घ, ठीक है, बड़ा मतलब दीर्घ, इतना बात हम समझ में आ रही है। ह्रस्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर, इस तरह से। री का री प्लस री, अरे किस तरह से दे रखा है समझ में नहीं आ रहा है, इसमें बुक में भी। राम अवतार है, ठीक है, देखो अब लास्ट में क्या है, राम, ठीक है। ए है ना, और इसमें क्या है, ए, जब ए और ए की संधि होगी, ए और ए, तो आ बनाएगा। अब ये राम अवतार है, इसलिए तो राम अवतार, इसमें आ का डंडा लिखा हुआ है ना, आ का डंडा लगाया हुआ हमने, वरना हम आ का डंडा क्यों लगाते भाई, यही तो हमारा व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, चलो बच्चों। अब थोड़ा मस्ती टाइप से एनर्जेटिक होकर पढ़ते हैं, ठीक है। दा धातु का, दा का मतलब होता है देना, ठीक है। दा धातु का लट लकार, लट लकार में रूप लिखिए। देखो अभी हम नॉर्मली हम इसको सीख रहे हैं, ठीक है, हमने सीख लिया प्रथम मध्यम उत्तम, जो लकार होते हैं ना उनमें यही चीज़ होगी, 3 ऊपर होगी 3 इस तरह से होगी, ठीक है।
इनकी इसमें 3 कॉलम होंगे, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन 2 से अधिक वाले, द्विवचन 2 वाले, एक वचन वाला। क्लियर है बात इतनी? अब देखो, ये होता है हमारा वर्तमान के लिए, ठीक है। जो हमने पढ़ा था ना लोट लकार वाला, वो हमारा आज्ञा वाला था, ठीक है। आज्ञा, ऑर्डर देना, किसी को आज्ञा देना, ठीक है। अब हम लट लकार वर्तमान का पढ़ रहे हैं, जैसे कि देता है, देता है, ददाती का मतलब हो जाएगा देता है। द्विवचन देते हैं, इसका भी देते हैं हो जाएगा, लेकिन ये संस्कृत शब्द अलग हैं, ठीक है। इनका सबका अलग अलग मीनिंग है, भले हिंदी में सेम मीनिंग हो, लेकिन संस्कृत में अलग अलग है। क्यों? क्योंकि मध्यम पुरुष, तुम दोनों देते हो, या फिर कुछ बुक हो गई, तुम दोनों किताब देते हो, तुम दोनों पैसे देते हो, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। मैं जो भी संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक सही पढ़ा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ा है। वाकई में 7th 8th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ा होगा मैंने, जिस तरह से पढ़ा है। क्योंकि 8th के बाद 9th और 10th में संस्कृत नहीं होती है, 11th 12th में बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। 4 साल वो हो गए, ठीक है। आई थिंक मैंने 8th ही पढ़ा था, 8th का भी मुझे पता नहीं 8th में संस्कृत थी या नहीं, ठीक है। लेकिन 5th 6th इस 7th में तो होती है आई थिंक, ठीक है। शायद 8th में थी, क्योंकि सरकारी बुक्स ही चलती हैं उसमें, NCERT के आई में। तभी का मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो तभी का मैं पढ़ाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक गलत भी समझा रहा हूँ तो समझना कि हाँ मैं गलत समझा रहा हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो करेक्ट करना, मुझे कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 21 हम पढ़ते हैं। परित्राणाय, परित्राणाय, ठीक है। साधुनम, श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी अनुवाद करना है हमें, श्लोक दे देगा, हिंदी अनुवाद करना है हमें, थोड़ा श्लोक भी पढ़ना होगा क्योंकि हमें हिंदी अनुवाद कोई भी दे देगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ठीक है। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। अब ये देखो, ये श्लोक किसका है? ये आई थिंक महाभारत का लग रहा है, महाभारत का युग, महाभारत का हो सकता है। मैंने देखो लिटरली मुझे लग रहा है कि महाभारत का है, ठीक है। परित्राणाय साधुनाम, परित्राणाय यानी कि उद्धार करना, परित्राणाय का मतलब हो गया उद्धार करना, साधुनाम साधुओं का, च आ गया ना, च मैंने कहा था, च उस शब्द के बाद लगता है जिस शब्द से पहले आना है। च का मतलब होता है और, च संस्कृत में च का मतलब होता है और, ठीक है। ये हम बात ध्यान रखनी है हमेशा, और ये कहीं भी आ सकता है, ठीक है। च का मतलब यहाँ हो जाएगा च, यानी कि अगर च पीछे लगता है इसका मतलब और का मतलब यहाँ होगा, ठीक है। साधु पुरुषों का, ठीक है, साधु पुरुष हो गए यानी जो साधु लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए, दुष्कृताम जो पाप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनका विनाश करने के लिए। अब देखो जरूरी नहीं है हम इसी चीज़ को लिखें, इसी लाइन को लिखें, बस हमें इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए तो हम आराम से लिख सकते हैं। परित्राणाय का हमने समझ लिया क्या था, उद्धार करना, परित्राणाय, ठीक है, उद्धार करने के लिए। साधु नाम मतलब शुभ, साधु यानी कि साधु का उद्धार करने के लिए, ठीक है। अब च का मतलब हो गया और, विनाश का मतलब हो गया नष्ट करना, उसका मतलब उसको ख़त्म करना, ठीक है। दुष्कृताम मतलब दुष्कर्म करने वालों को नष्ट करना, उनका विनाश करना, ठीक है। धर्म संस्थापना अर्थ है, ठीक है, धर्म संस्थापना, धर्म संस्थापना यानी धर्म को संस्थापन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, ठीक है। संभवामि युगे युगे, जब जब मैं प्रकट, मतलब कह रहा है कि संभवामि युगे, मैं इन सब को करने के लिए युग युग में प्रकट होऊंगा, ठीक है। थोड़ा हिंदी में पढ़ लेंगे इसको, तो ये वही मतलब बोल रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हमें थोड़ा संस्कृत में हिंदी में समझ में आ रहा है तो हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। शशक है, ठीक है। शशक है का मतलब हो जाएगा खरगोश। द्रक्षा, हमने पढ़ा द्रक्षा का अंगूर। वृषभ है, वृषभ का मतलब होता है बैल। वृषभ राशि बोलते हैं ना जिसको, वृषभ राशि वही होता है बैल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य द्रव्य की उपयोगिता है। देखो क्वेश्चन नंबर वही क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, श्रव्य और दृश्य सामग्री, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। टीवी वगैरह के बारे में बताना है, ये हम पढ़ लेंगे। पाठ्य वस्तु को रोचक
सार्थक बोधगम्य, यानी कि उसको सुनने योग्य और समझने योग्य बनाता है आसानी से। अरे वही चीज़ है, थोड़ा सा हम माइंड में थोड़ा पढ़ लेंगे खुद से तो समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें इसलिए बस कह रहा हूँ कि ताकि तुम खुद से भी पढ़ो, समझ में आए तुम्हारे अपने खुद से भी तत्व, ठीक है। तत् सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग के प्रथमा द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों को लिखे। देखो जैसे ये तत् हो गया, तत् सर्वनाम। देखो पहले हमने क्रिया भी पढ़ी, तो क्रिया से उसी उसी तरह से देखो धातु, धातु का मतलब हो गया क्रिया, ठीक है। अभी इसमें सर्वनाम शब्द पूछ रहा है, ठीक है। उसी तरह से ये इनके वचन होते हैं, उसी तरह से इनकी विभक्ति ये होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, द्वितीय, ठीक है। द्वितीय पुरुष ये मध्यम पुरुष ये, ठीक है। तृतीय पुरुष हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक। कंफ्यूज मत होना, प्रथम पुरुष वही है, प्रथम पुरुष, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, विभक्ति है ये, ठीक है। विभक्ति भी पढ़ेंगे, अभी विभक्ति भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, इतना समझ लेते हैं बस, ठीक है। एक वचन बहुवचन ये समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। सा का मतलब होता है उसने, उन दोनों ने, उन सब ने, उसको, उन दोनों को, उन सब को। आई थिंक मैं ठीक हूँ, क्यों? क्योंकि ये प्रथमा द्वितीय तृतीय ये विभक्ति हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए पदान से अलग, यही चीज़ है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, अच्छे से समझा दूंगा। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखो पहले हमने वर्ब पढ़े थे, वो लकार वाले थे, ठीक है। अब इसको हम विभक्ति, जब हम सर्वनाम को, उसको सर्वनाम को पढ़ते हैं ना, जैसे कि वह, हम हिंदी में वह को क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे या फिर ही लिखेंगे, ठीक है। और वे को हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। इस तरह से हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ऐसे ही हम संस्कृत में पढ़ते हैं कि हमें जब हम हिंदी से संस्कृत बना रहे हैं, या ठीक है, तो हमें किस चीज़ का यूज़ करना है, या संस्कृत की व्याकरण ही समझाती है, जैसे हमें इंग्लिश की व्याकरण समझाती है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, अहम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छामि। तुम कहाँ रहते हो, त्वम कुत त्वम कुत्र निवससि, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो। श्याम पैर से लंगड़ा है, श्याम है पादेन खंजा, खंजा का मतलब हो गया लंगड़ा, ठीक है। पेड़ से गिरता है। वृक्षात फलम पतंती, पतंती, ठीक है, पतंती का मतलब होता है गिरना। देखो पतंती का मतलब पतन होना, ठीक है। पतन मतलब हो गया गिरना, खत्म होना, धीरे धीरे नष्ट होना, इस तरह से पतन मतलब गिरना। इस तरह से हम थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का जब हम पतन पतन होता है तो उसको हम बोलते हैं कि गिर रहा है, पतन हो रहा है, ठीक है। टूट कर गिरना, ठीक है, अलग होना। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। यूयम देखो कब आया है, यूयम, यूयम क्या है, तुम सब। यूयम का हमें पता चलेगा तुम सब, ठीक है। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। वयम मतलब हो गया गच्छामः, वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। वृक्षात फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण के विभिन्न विधियों का। संस्कृत शिक्षण की निम्न विधियाँ। अरे भाई संस्कृत ही क्या, कोई भी शिक्षण हो उसको हम कई तरह से समझा सकते हैं, कोई तरह से, कई विधियों से वार्तालाप करके, मतलब जब बोल कर टीचर समझाता है पढ़ाता है उसको हम वार्तालाप विधि कहते हैं। प्रश्नोत्तर करके, प्रश्नोत्तर मतलब कि उत्तर प्रश्न करके, कुछ करके बच्चों के साथ, वो हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि द्वारा कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मॉडल बनाना है, उसके थ्रू हम शिक्षण कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है संस्कृत का ही पूछ रहा है, किसी भी चीज़ को मतलब विधि पूछा, भाई तुम किसी बच्चे को किस तरह से समझा सकते हो, बोल कर समझाओगे, है ना, उसको कॉपी पेन से लिख के समझाओगे, है ना। और एक हो गया प्रश्न उत्तर करके समझा दोगे। हम मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं कि हाँ भाई ये चीज़ तुम जानते हो या नहीं, है ना, इसको कैसे करते हैं, कैसे क्या नहीं करते हैं, प्रश्नोत्तर बोला हो गया, चित्र दिखाकर कर सकते हैं उसको, ठीक है। शिक्षण की विधि है ये, ठीक है, जरूर नहीं संस्कृत का ही। और जिस जिस तरह से हम कर सकते हैं उस तरह से हम बता सकते हैं। भाषा को सीखने के 4 चरण होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। इन्हीं के द्वारा बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाई लिखाई जा सकती है, ठीक है, पढ़ाई सिखाई जा सकती है। बोलने और सुनने के अलावा और भी चीज़ें प्रश्नोत्तर करके। इस चीज़ को देखो पढ़ना, इस चीज़ को, ठीक है, मैं थोड़ा टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ पूरे क्वेश्चन। प्रोजेक्ट विधि मैं जनरली ऊपर ऊपर से तुमको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो उसे आप क्या समझते हैं? आई थिंक बता देना चाहिए यार थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। बच्चों से वार्तालाप करके बच्चों पक्षियों फल फूल आदि की सिखाई जाती है। बच्चा चीज़ों को पहचानने लगेगा, रोज़ अभ्यास से वह सारी वस्तुओं को सीख पाता है। वस्तुओं को, जानवरों को, फलों के नाम संस्कृत में बोलने कहने, रंगों के नाम, फलों के नाम, गिनती वगैरह ये सब, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। उनके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है, ठीक है। ये कह रहा है कि जब टीचर हमसे प्रश्न करता है तो हमें पता नहीं होता उनके उत्तरों का कि क्या उत्तर होंगे, तो हम टीचर से ही जब उल्टा प्रश्न करने लगे कि मैडम इसका मतलब ये कैसे होता है, तो टीचर खुद हमें बताता है, ठीक है। यानी कि ये हो गया कि टीचर खुद भी क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, हमें नहीं आता तो वो टीचर खुद ही बता रहा है ना आंसर इसका, यही हो गया हमारा प्रश्न उत्तर, ठीक है। यही चीज़ बस बता रहा है, ठीक है। चित्र विधि द्वारा, चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जैसे चित्र दिखाकर, आम का चित्र दिखाकर आम लिखना बोलना सिखाया जाता है। प्रोजेक्ट विधि द्वारा, इस विधि से पहले कोई समस्या ली जाती है। प्रोजेक्ट मतलब कोई प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर काम करना, ठीक है। कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट के थ्रू हमें बताते हैं, ठीक है। प्राय छात्रों द्वारा उठाई जाती है, इस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है, योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। धातु से आप क्या समझते हैं? देखो धातु, अब हम समझेंगे धातु क्या होता है, ठीक है। धातु संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रियाओं के, देखो मैंने समझाया था, क्रिया का जो मेन वर्ब होती है उसको, जैसे लिखना, ठीक है, लिखना ये हमारी धातु है, ठीक है, इसको हम लिख धातु बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। धातु ही संस्कृत शब्दों को निर्माण के लिए मूल तत्व है, ठीक है। संस्कृत का लगभग हर शब्द अंत में धातुओं के रूप में तोड़ा जा सकता है। संस्कृत का हर शब्द अंत में धातुओं के रूप में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। हम्म, क्र, भू, स्था, ये इस तरह से क्या है, धातुएं। गम, पठ, युज, यज्ञ, ठीक है। ज भी बोलते हैं तो ज, स्था, भू, कृत, क्र, ठीक है। सम, जिस संस्कृत को ब्रेक के सम, कृत, क्रतु, क्रतु, ठीक है। क्रतु, ठीक है। इसको जब हम संस्कृत को हमने तोड़ा, हम सोचेंगे अरे संस्कृत है, इसको ऐसे तोड़ेंगे, ये क्या तोड़ दिया, लेकिन सबसे मेन इस तरह से टूटेगा, ये उपसर्ग होगा पहला, क्र धातु, ठीक है। उपकतु प्रत्यय, संस्कृत हो गया। धातु, धा, तीन, ठीक है। धा तीन, धातु को कैसे तोड़ेंगे, धा तीन, ठीक है। धा तीन, तो धातु तीन क्या है, हमारा प्रत्यय है। इस तरह से थोड़ा आगे भी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? संस्कृत भाषा की वर्णमाला को 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। स्वर, व्यंजन, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो स्वर और व्यंजन ही पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में हम 4 भागों में इसको बांट सकते हैं, विसर्ग, अनुस्वार, ठीक है। जनरली हम जब हिंदी को और डीपली पढ़ते हैं तो उसमें भी विसर्ग और अनुस्वार होते हैं, ठीक है। विसर्ग बताया था मैंने, ये विसर्ग होता है, ठीक है। मैंने बोलता है की आवाज़ निकालता हल्की सी, ठीक है शेष रहती है, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ते हैं, जो वर्ण स्वयं उच्चरित होते हैं, जो वर्ण स्वयं उच्चरित होते हैं, जैसे ए, आ, ई, वो स्वर कहलाते हैं, ठीक है। बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है, ठीक है। ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वयं उच्चरित न होकर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये 4 प्रकार के होते हैं, क वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, इस तरह से, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और इस तरह से होते हैं कि स्पर्श व्यंजन जब हम मतलब के, खे, गे, इस तरह से जब हम बोलते हैं तो कोई कोई चीज़ होती है हमारे, लाइक दैट, मैं समझा रहा हूँ कि स्पर्श व्यंजन शायद लिटरली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे समझाऊँ। थोड़ा आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाऊँगा इस चीज़ को। थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ। जब हम कोई शब्द बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? है, ठीक है बोल रहे हैं ना, है से जब हम है बोलते हैं ना, तो है से हमें ऊष्मा निकलती है मुंह से बाहर। है बोल के देखो, है, और हाथ रख के देखो अपने मुंह पे, है, इस तरह से। तो जब हम है बोल रहे हैं तो ऊष्म व्यंजन होगा वो हमारा, ठीक है। श, से, ठीक है, इस तरह से।
संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो मतलब दो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, तीसरा व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, जैसे हो गया अणे खाली हो गई। ठीक है, अणे खाली नहीं, जय प्लस ये। ठीक है, इससे पता क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन आए ना, जय और अणय, अणय बोलते हैं ना इसको, ये और ये। अगर गैज्ञानी का, ये गैज्ञानी है ना, ज्ञ, ठीक है, जय बोलेंगे इसको, जय। ठीक है, जय बोलेंगे क्योंकि जय से बना हुआ है। अगर हम इसको ब्रेक करने को बोले तो ये वाला टिक लगाना कहीं भी दिखे तो तुम्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पहले ही पूछा गया है, क्वेश्चन बहुविकल्प में, इसको तुम्हें बताऊंगा। विसर्ग, किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि है शेष रहती है, ठीक है, उसे विसर्ग कहते हैं, विसर्ग। ठीक है, ए, अंगूर के बाद ए आता है, यानी कि अंकी बिंदी के बाद ए आता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ये हमने पढ़ा है। और ये है कि आवाज़ निकालता है हल्की सी, मैंने बता दिया है। अनुस्वार, अनुस्वार बोलते हैं अंकी बिंदी को। ठीक है, जैसे अंगूर। ठीक है, अनुस्वार इसको बोलते हैं। अंग बोलते हैं, यानी कि म हल आदि मैं की आवाज़ निकालता है। बिंदी, कहीं कहीं पे न की आवाज़ निकालता है। बिंदु, ठीक है, ये न की आवाज़ निकाल रहा है, इस तरह से। ठीक है ना, लिटरली मैं की नहीं, थोड़ी न की आवाज़ निकालता है ये मोस्टली। तो संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में, बालक हंसता है, बालक है हंसती, शीला ने पुस्तक पढ़ी, शीला पुस्तक मैं पठत। देखो ये चीज़ मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी, जब पूरा फॉर्म में आएगा, अगर आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं समझाऊंगा इस चीज़ को, तुम समझ जाएंगे। तो संस्कृत के लिंग के भेद को 100 उदाहरण समझाएं। लिंग, ठीक है, एक लिंग, संस्कृत में लिंगों एवं वचनों की संख्या को उदाहरण सहित समझाएं। कम से कम 3 उदाहरण दें। लिंग की परिभाषा, ठीक है, संज्ञा में, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्त्री या पुरुष वाचक होने। ठीक है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है। ये कह रहा है कि कोई वस्तु है, व्यक्ति है या कोई स्थान है, उसके वो लड़की है या लड़का है, यानी कि स्त्री है या पुरुष है, उसका जो पता कर पाए, बोध हो पाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मैस्क्यूलिन इंग्लिश में बोलते हैं, फेमिनिन हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, हाँ सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं फेमिनिन स्त्रीलिंग को, और मैस्कुलिन पुल्लिंग को बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पुरुषवाचक होने का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है, लिंग का शाब्दिक अर्थ है निशान चिन्ह। ठीक है, लाइक दैट, हम किसी पुरुष को या किसी स्त्री को किस तरह से पहचानते हैं, वो नॉर्मली हम उसके, ठीक है, लिंग को या फिर उसमें जो चेंजेस हैं उस चीज़ को हम देख के पहचान पाते हैं कि हाँ वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, अतः लिंग उस चिन्ह को कहा जाता है, ठीक है, जिससे किसी शब्द पुरुषवाचक स्त्रीवाचक नपुंसक होना सिद्ध होता है। मित्र, सखा, राम, सादा आदि। ठीक है, सखा, राम, राधा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इस तरह से। मित्र क्या है हमारा, पुरुषवाचक। अब उसको हम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक भी कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग भी बोलते हैं। आगे कह रहा है, अब ये हमारे क्या है, इसमें उदाहरण भी पूछा था ना, कम से 3 उदाहरण। राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, गधा, भारत, दिन, लड़का। ये क्या हमारा पुल्लिंग हो गया। लड़की, रानी, हाथी, हथिनी, सिंहनी। ठीक है, सिंह का सिंहनी, बकरी का बकरा का बकरी, गधा गधी, भारत का लंका कर दिया है, लंका। भारत का लंका नहीं है, लंका क्या है हमारा, स्त्रीलिंग है, बस ये बता रहा है। ठीक है, सीता क्या है हमारा, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा वही चीज़ चल रहा है। पहले वर्ग के लिए शब्द पुरुष वर्ग बोध कराते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली ना, पहला वर्ग ये रहा पुरुष, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसे पुल्लिंग कहा जाता है। दूसरे वर्ग में लिखे शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं, इसे लिंग कहा जाता है। निर्जीव या अचेतन, यानी कि जिस जो निर्जीव है उसको हम सॉरी पुल्लिंग नहीं, नपुंसक लिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये कुछ बोल रहा है तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। निर्जीव या अचेतन पदार्थ की पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, पत्थर क्या है हमारा, पहाड़ क्या है, घर क्या है आदि पुल्लिंग है। ठीक है, पत्थर, पहाड़, घर, ये सब क्या है पुल्लिंग। सड़क, रस्सी, लड़का आदि स्त्रीलिंग है, सॉरी लड़की होगा ना यहाँ पे। गधा है बिल्कुल का। लिंग के प्रकार कितने होते हैं, लिंग 2 ही प्रकार, केवल 2 ही लिंगों से में काम चल जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा में
दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, परंतु संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। ठीक है, ये हमें बात ध्यान रखनी है। वैसे ही हमारे तीन वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, ये तीन तीन वचन होते हैं कि नंबर्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, और ये जेंडर हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। ठीक है ना, लिंग हो गया। ठीक है, हिंदी में दो ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग हमेशा संस्कृत में ही होता है। संस्कृत में लिंगों का ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं होता, लेकिन कैटेगरी में नहीं रखा जाता उस चीज़ को। संस्कृत में लिंगों का संबंध शब्दों से होता है, उन शब्दों के द्वारा व्यक्त होने वाले पदार्थों से होता है, इसलिए संस्कृत में लिंग निर्णय में विशेष कठिनाई होती है। ठीक है, जैसे हिंदी में अग्नि, महिमा, ये कह रहा है संस्कृत में लिंगों का संबंध शब्दों से होता है, उन शब्दों के द्वारा व्यक्त होने वाले पदार्थों से होता है, इसलिए संस्कृत में लिंग निर्णय में विशेष कठिनाई होती है। जैसे हिंदी। अच्छा, ये कह रहा है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो उसको हम नपुंसकलिंग में बोल देते हैं। ठीक है ना, हिंदी में अग्नि, महिमा शब्द स्त्रीलिंग है, परंतु ये संस्कृत में पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। देखो क्या बात कही है, अग्नि, महिमा, ये भी स्त्रीलिंग है हिंदी में, लेकिन ये संस्कृत में क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, ऐसे ही मित्र शब्द पुल्लिंग है, सखा शब्द नपुंसक लिंग का अर्थ देता है। अतः इन लिंगों शब्दों की पहचान अभ्यास से ही हो सकती है, यानी कि अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस से हो सकती है, केवल किसी नियम के आधार पर नहीं। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की तो हमें समझ में आएगा। अभ्यास हेतु लिंग ज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। ठीक है, अब नियम पढ़ लेते हैं थोड़ा भैया, थोड़ा भैया। लिंग के नियम नपुंसक लिंग भी दे रखे हैं, चलो जी पढ़ लेते हैं, थोड़ा पहचान कर लेते हैं इनसे अपनी। पुल्लिंग किसे कहते हैं, देखो जिस शब्द से नर जाति, पुरुष जाति का बोध होता है, पुल्लिंग कहलाता है, इतना हमें पता है। घन, प्रत्यानंत शब्द, अच प्रत्यानंत शब्द वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। ये कह रहा है कि घन जो है वो लास्ट में आना चाहिए, प्रत्यय। ठीक है, अच प्रत्यय। ठीक है, इस वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे नर है, पाक है, विजय, शोक है, व्यवहार, विनय, त्याग है, भाव है आदि। परंतु भय, सुख, हर्ष, पद आदि नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक है, अन से समाप्त होने वाले, ये हम सब पढ़ लेंगे। ठीक है, अन से समाप्त होने वाले पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, राजन। ठीक है, ये हमें ऐसे याद रखना है, अन से अगर समाप्त हो रहा है तो वो हमारे पुल्लिंग होंगे। मात्रन, पित्रन, पठन आदि। समुद्रवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं, समुद्र से रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं, सिंधु, सागर, अवधि। इमनिच, इमनिच प्रत्यय वाले शब्द, महिमा, लघिमा आदि। देवता, देवता स्त्रीलिंग शब्द को छोड़कर देववाचक शब्द, देवता देखो स्त्रीलिंग में दे रखा है इसको। क्लियर है ना बात, यही है ना, संस्कृत थोड़ा अटपटी है लेकिन मस्त है। असुरवाची शब्द, राक्षस, नपुंसक शब्द को छोड़कर बाकी सब सुर, असुरों के नाम, अनुचर कहे जाने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, देव, विष्णु, शिव, दानव, असुर, ये सब क्या है, हमारे पुल्लिंग हो गए। देवता हमारा स्त्रीलिंग है इसमें, और देव, विष्णु, ये सब क्या है, हमारे पुल्लिंग हो गए। ये हमें ध्यान रखना है, देवता अगर स्त्रीलिंग बोल देगा कभी तो ये हमें ध्यान रखना है कि देवता स्त्रीलिंग है, बाकी सब देवता से रिलेटेड, देव, शिव, विष्णु। ठीक है, ऐसे ही राक्षस में नपुंसक होता है, राक्षस शब्द नपुंसक होता है। ठीक है, लेकिन राक्षस से जैसे रावण को कह सकते हैं, अमर, दैत्य, बाली, इस तरह से, ये सब क्या हमारे पुल्लिंग हो गए। अहन और दिन नपुंसक लिंग को छोड़कर समयवाची शब्द है। देखो दिन नपुंसक लिंग है, ठीक है, अहन भी नपुंसक लिंग है, ये सब क्या है, बाकी पुल्लिंग है। ठीक है, दिवस है, काल है, पक्ष है, मास है, वर्ष, समय, इस तरह से। इकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, कवि, मुनि, ऋषिपति, कपि, नृति, भूपति, वारिधि, जलधि, हरि, व्याधि, इस तरह से। पर्वतवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे पर्वत, गिरी, शैल आदि पर्वत। आद्री लिख रहा है, आद्री। यज्ञवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, यज्ञवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे यज्ञ से रिलेटेड, अध्वसर, क्रतु, मख आदि। मासवाचक, मास मतलब महीने वाचक, महीनों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं, ये हमें याद रखना है। तत्सम अकारात्मक शब्द,
जल पवन, इस तरह से हम थोड़ा पढ़ लेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। स्त्रीलिंग का भी बोल रहा है, देखो इस चीज़ को तुम पढ़ लेना यार, बहुत टाइम लग जाएगा फिर, खुद से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। नदियों के नाम, जैसे वहाँ पे हमने सागरों के, समुद्रों के नाम क्या थे, पुरुषवाचक में थे, ठीक है। स्त्रीलिंग नदियों के नाम हो गया, ठीक है। ता प्रत्यय यानी कि जिसके पीछे ता आए, सुंदरता, लघुता, ठीक है। गुरुता, ये क्या है, हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। थोड़ा समझने की बात है बस। तुम्हारे पास बुक है ना, उससे पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह के क्वेश्चन हैं इसमें भी, ठीक है ना। नपुंसक लिंग का बोल रहा है, ठीक है। भोजन वगैरह हो गया, भाववाचक संज्ञा, जैसे भोजन, गमन, जाना, जगना, ठीक है। शयन, सोना, ठीक है। भाववाचक में कृत, भाव के भविष्य, इस तरह से थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, खुद से समझ में आएगा तुम्हें भी। नपुंसक लिंग वैसे होते हैं जो ना तो नर होते हैं ना ही मादा होते हैं, वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। नपुंसक होते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है, यानी कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। कुछ रोग बीमारियों के नाम संस्कृत में लिखने हैं, कास है, खांसी, अतिसार, दस्त, अजीर्णम, कब्ज, पीटक है, फोड़ा, विसूचिका, हैजा, इस तरह से तो हम देखो पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन पढ़ने पर ही हम समझ पाएंगे, एक दो बार पढ़ लेना। गात्रम, शशि, शरीर, सिर, सिर का मतलब सिर, केश, केश होता है ना, केश, 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 केश कांति, केश कांति नाम से एक हेयर ऑयल आता है ना, केश कांति, ठीक है। तो केश का मतलब बाल होता है। शिखा, चोटी, शिखा, जैसे हम शिखर बोलते हैं ना, शिखर, तो चोटी को ही हम शिखर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से याद करना। वक्ष है, वक्ष मतलब छाती, ठीक है। स्कंद, कंधा, ग्रीवा, गर्दन बोलते हैं। श्माशु, श्माशु, मूछ, ठीक है। कुछ वस्त्रों, सब्जियों के संस्कृत में नाम, ठीक है। जब जब एग्ज़ाम हो ना, तो संस्कृत का एग्ज़ाम हो, तो इनको थोड़ा पढ़ लेना उस टाइम पे, ठीक है। आसानी रहेगी समझने में उस चीज़ को, थोड़ा अभी भी पढ़ लेना, उसके बाद भी रिवाइज कर लेना इनको, ठीक है। उत्तरीयाम, दुपट्टा, कंचुक है, कुर्ता, कंजुलिका, कंजुलिका, ठीक है। उपधानम, तकिया, निशार, ठीक है। आप आप्तपदीनम, पैंट, ठीक है। सब्जियों के नाम हो गया, इस तरह से ये थोड़ा छोटा छोटा सब है, ठीक है। दरबिका को गोभी बोलते हैं, लतार्क को प्याज बोलते हैं, कट्ठिला को करेला बोलते हैं, अरिष्टम को लहसुन, तिष्यफला, आंवला, पनस है, कटहल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मावे, भोजन, ये सब देखो धीरे धीरे पढ़ लेना इनको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास बुक है, पीडीएफ है, ये हम सब पढ़ लेंगे। कुछ संज्ञा बोलेंगे स्त्रीलिंग के रूप में, ठीक है। तो थोड़ा समझ लेते हैं उसको। आत्मन, ठीक है, संज्ञा शब्द, आत्मन, प्रथम पुरुष, सॉरी विभक्ति पढ़ रहे हैं अब हम, ठीक है। पुरुष अलग चीज़ थी, हम विभक्ति पढ़ रहे हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है। अब इनको विभक्ति को जो हम हिंदी में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन है आगे, वो मैंने देखा था, तो वो हिंदी में थोड़ा समझा दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रथम विभक्ति, ठीक है। द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह से इनके मीनिंग होते हैं। जब हम इनको इसमें मीनिंग को इसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसका हमें मतलब समझ में आता है कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। प्रथम विभक्ति होती है कर्ता, द्वितीय होती है कर्म, ये होती है करण, तृतीय विभक्ति कर्ण, चतुर्थ होती है कर्ता, कर्म, करण, अ, संप्रदान, इस तरह से। मैं थोड़ा अगले क्वेश्चन में तुमको समझा दूंगा इस चीज़ को। चलो इस क्वेश्चन पे हम आएंगे, उस चीज़ को समझ के तब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, हो सकता है वो चीज़ हमें मिल जाए वहीं पे आसपास, तब मैं समझा दूंगा। कर्ता ने, ठीक है, इस तरह से। आत्मा, आत्मा यानी कि आत्मा का वर्ड क्या हुआ हिंदी, आत्मा का हिंदी वर्ड हुआ, अहम नहीं हुआ यार, मैं हुआ क्या, चलो देख लेते हैं। अश्म,
अश्मन पत्थर, अध्वन मार्ग, ब्रह्म ब्रह्मा इत्यादि रूप से चलते हैं। मैं देखो इसको आगे समझा दूंगा विभक्ति कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, हमने धातु तो पढ़ लिया था, उसका किस तरह से मीन निकालते हैं उसको। राजा, राजन, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं ना। विभक्ति पढ़ना जरूरी होगा हमें थोड़ा, क्योंकि मेरे को रिवाइज करना होगा ना इसको। विभक्ति जैसे मैंने पहले कभी पढ़े थे, मेरे को थोड़ा रिवाइज करना होगा ताकि भूल ना जाऊँ मैं। चलो इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, ठीक है। 36 क्वेश्चन को हम रखते हैं, इसको सब, इसको मज़ा आएगा थोड़ा। अब जैसे अस्मद, अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों कर लिखें, ठीक है। जैसे इसमें विभक्ति पूछ लिया, धातु भी पूछता है, जैसे मैंने पहले बताया धातु के टाइम पे। अस्मद तृतीय विभक्ति किस तरह से पढ़ी जाएगी, इसके तीनों वचन तृतीय विभक्ति, ठीक है। तृतीय विभक्ति में क्या होता है, एक चीज़ देखो। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति है ना ये, ठीक है। इस सरित के इससे चल रहा है, सरित लास्ट में आ है, बिहाम, भी, ठीक है, लास्ट में भी है। बिहाम है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आ है। अगर मैं अस्मदा, अस्मद, अच्छा, अस्मद को हो जाएगा मया, ठीक है। इसको हो गया मया, आवाभ्याम, अस्वाम, अस्मा भी, आ भी आ गया ना इसके लास्ट में, यानी कि आ भी लिख रहा है यहाँ पे, भी, ठीक है। और ब्याम, ब्याम यहाँ आ गया द्विवचन में, क्योंकि ये तृतीय तृतीय विभक्ति है ना द्विवचन की, ब्याम। यानी कि ये है कि थोड़ा रूल जो ना सेम होते हैं, लेकिन वर्ड जब चेंज होते हैं थोड़ा, तब थोड़ा चेंज हो जाता है वो, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा लट लकार और लकार के अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। धातु किसे कहते हैं, प्रथम, अच्छा, कुछ प्रमुख धातु रूपों के लट लकार एवं लन लकार, लिरट लकार, कैसे छोड़ा के उदाहरण प्रस्तुत करें, ठीक है। योग, अब अच्छा समझाता हूँ। धातु क्रियात्मक भव, ठीक है, भव, पठ आदि को धातु कहते हैं, ठीक है। क्रियावाचक भव, पठ आदि को धातु कहते हैं, क्रिया है ना ये। समस्त धातुएं भवादि, भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, धनादि, क्रियादि, चुरादि 10 गणों में विभक्त है। यानी कि जो धातुएं हैं वो 10 गण हैं इसके, ठीक है। इनमें रूप की दृष्टि से कुछ परस्मैपदी, कुछ आत्मनेपदी एवं कुछ उपायपदी, काल उपपदी हैं। काल एवं अवस्था के अनुसार इनका 10 लकारों में होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम में केवल लकार निर्धारित हैं, लट, लट, लॉट, ठीक है, इस तरह से।